एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, और जिसका नाम ये तीसरा पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। हमने 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, पढ़ा दिए हैं, जो आपने पढ़ भी चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। आप उनको पहले जा कर के देख के आइए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम थोड़े नए तरीके से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम एक एक प्रश्न को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और एक प्रश्न को कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप उनसे बोरिंग ना महसूस करें, आप उनको अच्छे से पढ़ भी सकें और उनसे लाभान्वित भी हो सकें। ऐसा नहीं कि 3 घंटे का वीडियो बना दिया जाए और आप उनसे थोड़ा भी लाभान्वित ना हो पाएँ, तो वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न कवर कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र व विशेष सामग्री पर प्रकाश डालिए। मतलब विषय शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना रहता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन करना रहता है, उसके बारे में पूछ रहा है। या थोड़ा प्रश्न और भी घुमा सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं विषय विस्तार की व्याख्या कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और उसके बाद उसका विषय विस्तार क्या है, उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ना रहता है, उनके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे। मोटे रूप से हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र व विषय सामग्री को अग्रलिखित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आ, बा और सा। तो पहले हम देख लेते हैं आ कौन सा है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, चलिए देखते हैं। आ जो पहला पार्ट है, आ नंबर, उसका नाम है शिक्षार्थी संबंधित विषय सामग्री। मतलब जो विद्या को ग्रहण कर रहा है उसके संबंधित हमें क्या करना है, विषय सामग्री बनानी है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षार्थी से संबंधित निम्नलिखित विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला देख सकते हैं, बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। पहले तो हम बालक जो विभिन्न भिन्न मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका हम पहले अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक अथवा शिक्षार्थी की भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये मानसिक प्रक्रियाएं क्रमशः ये हैं। संवेदना, पहले तो हम उसका संवेदना देखते हैं। फिर कल्पना, वो किसी चीज़ को कितना इमेजिनेशन कर सकता है वो देखते हैं। उसका विचार क्या रहता है, उसका ध्यान कितना केंद्रित रहता है। स्मृति, मतलब उसको किसी चीज़ की कोई चीज़ कितने देर तक याद रहती है। प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि अपनी बात को वो कितने अच्छे से रख पा रहा है। तर्क, यानी किसी बात को बिना लॉजिक के तो मान नहीं ले रहा है। उसके बाद निर्णय, वो अपना निर्णय स्वयं ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है आदि। इसी के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, इन सारे विचारों का, इन सारी मानसिक प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में इन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर इस बात का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से बालक में इन मानसिक क्रियाओं का विकास किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान में इन मानसिक प्रक्रियाएं जो अभी अभी यहाँ पर ऊपर बताई गई हैं का अध्ययन करके इस बात का प्रयास किया जाता है। मतलब हम इस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से बालक की इन मानसिक क्रियाओं को, जिनका अभी हमने ऊपर चर्चा की है, उनका हम उन क्रियाओं का विकास हम कैसे कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कितने हद तक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम चर्चा करते हैं किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, बालक की विभिन्न संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। संवेगात्मक मतलब इमोशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं बालक की, जो विभिन्न संवेगात्मक क्रिया होती है, ठीक है, इमोशनल एक्टिविटी होती है, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कहाँ पर, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, देखें, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक की संवेदनात्मक प्रक्रियाएं जैसे डर, क्रोध, हर्ष आदि का अध्ययन करके यह प्रयास किया जाता है कि किस तरह बालक को इन प्रक्रियाओं द्वारा लाभान्वित किया जाए, जिससे वह यह संतुलित ढंग से विकसित हो एवं अच्छा व्यवहार करे। मतलब कह रहे हैं जो बालक के अंतर्गत कुछ इमोशंस पाए जाते हैं, कुछ संवेग पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे डर,
क्रोध और हर्ष। आदमी कहीं कहीं पे डर जाता है, कहीं कहीं पे गुस्सा करता है और कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाता है। तो अगर ये एक नाप तौल हिसाब से नहीं रखे जाएंगे, एक अनुपात में नहीं रखे जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, बालक को हानि पहुंचाएंगे। ठीक है। हानि का मतलब ये हुआ कि अगर बालक को ज़्यादा डर लग रहा है तो वो अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अगर बालक को क्रोध आ रहा है तो हो सकता है क्रोध में वो कुछ भी कर सकता है। डर को पाप कहा गया है एक रूप में। अगर आपको क्रोध आ जाए अच्छा खासा तो आप किसी की जान भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा खुशी हैं तो आप अपने पास कोई भी आसपास की चीज़ें नहीं देखते हैं। अगर आपके जेब में पैसा है तो आराम से आप उन चीज़ों को उड़ाते हुए चले जाएंगे। तो किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है। तो हमें यही अध्ययन करना रहता है कि किस प्रकार से इसको संतुलित ढंग से विकसित किया जाए बच्चे के अंतर्गत, जिससे वो अच्छा व्यवहार करे। ना तो ज़्यादा किसी बात पे एकदम हंसना शुरू करे तो हंसता ही रहे आधा आधा घंटे तक, या गुस्सा हो जाए तो 4-5 दिन तक खाना ही ना खाए, या डर जाए तो वो किसी चीज़ से बोलना ही बंद कर दे, डर जाए, हर चीज़ से डरने लगे। तो इन सारी चीज़ों को एक हिसाब से, एक संतुलित रूप में हमें क्या करना रहता है, डेवलप करना रहता है। तो उसी के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। ठीक है। तीसरा नंबर है बालक की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। जो बालक की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, शारीरिक क्रिया होती हैं, उनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, बालक के व्यवहार को अच्छी तरह से समझने के लिए उसकी उन शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो उसके मन से संबंधित होती हैं। मतलब कह रहे हैं कि बालक के व्यवहार को अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी उन शारीरिक, उसके उस फिजिकल एक्टिविटीज़ को का अध्ययन करना रहेगा आपको, जो उसके मन से संबंधित है। जैसे आप मान लीजिए आपका मन कर रहा है किसी को झापड़ मारना, तो अभी एक तरीके से समझिएगा, अगर आपका मन कर रहा है तो आप अपने मन के हिसाब से थोड़ी ना कर सकते हैं कि किसी को भी उठ के मार देंगे। आप उसको एक मारेंगे, वो आपको 4-5 मार सकता है। ठीक है। तो यही कह रहे हैं, हम उन चीज़ों को अध्ययन करते हैं जो हमारे मन के अनुसार चलती हैं, हमारे दिमाग के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वह किस प्रकार का ज्ञान अर्जन कर उसे कार्य के रूप में परिणित करता है। मतलब कह रहे हैं कि हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार का ज्ञान अर्जन करता है, मतलब किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है और उसको उसे कार्य के रूप में किस प्रकार से सामने अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करता है, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसके लिए प्रतिक्रिया यंत्र, इसके लिए क्या, प्रतिक्रिया यंत्र, ग्राहक, स्नायुमंडल तथा वाहक, ठीक है, प्रभावक का अध्ययन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत किसके करते हैं, किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। ठीक है। वंशानुक्रम मतलब जैसे कोई चीज़ दादा के अंतर्गत थी, वो पापा के पास आ गई, कुछ गुण पापा के अंदर थे वो बच्चे के अंदर आ गए, तो इस प्रकार से वो वंशानुक्रम कहा जाता है। और कुछ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है। देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस अध्ययन से इस बात को विशेष रूप से जानने की कोशिश की जाती है कि वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है अथवा वातावरण के पश्चात बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत हम इन चीज़ों का देखते हैं कि जो बालक है उसके ऊपर जो है वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या उसके वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी के पिताजी हैं, वो किसी से बोलते उलते नहीं, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई बात हो एकदम सीरियस बैठे रहते हैं, देखते हैं इधर से कौन जा रहा है, उधर से कौन आ रहा है, बोलते नहीं किसी से। ठीक है। तो अब हमें ये देखना होता है, अब मान लीजिए उसी घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती हो, तो अब बच्चा जो मान लीजिए उनका कोई एक छोटा सा बच्चा है, अब वो हमें ये देखना रहता है कि वो अपने पिताजी के ऊपर गया, वो भी यही से बैठ के देख रहा है, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, या वो उस माहौल में ढल जाता है, उस वातावरण में ढल जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, 5वें नंबर पर आपका आ जाता है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। जो बालक का बाल विकास होता है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं अलग अलग, उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे कौन सी, शैशवावस्था, शैशवावस्था मतलब जो बालक 9 साल से छोटा होता है। ठीक है। बाल्यावस्था, बालक के रूप में किशोरावस्था,
ठीक है, का अध्ययन करके उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब वो अपनी किस अवस्था में किस में ज़्यादा निपुण है, कौन सी कलाएं उसके अंदर पाई जा रही हैं, किस में वो ज़्यादा कुशल है, किस में इंटरेस्ट रख रहा है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, पाश्चात्य इन विशेषताओं के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो उसकी विशेषताएं होती हैं, उसकी रुचि किस में है, वो किस में ज़्यादा कुशल है, किस में इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब रुचि इंटरेस्ट एक ही चीज़ हुई, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार उसको क्या की जाती है, शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट देखते हैं, बालक के विभिन्न पहलुओं के विकास का अध्ययन। जो बालक के विभिन्न पहलुओं का विकास होता है, जैसे एक पहलू तो होते नहीं हैं, मानसिक पहलू अलग होता है, शारीरिक पहलू अलग होता है, संवेगात्मक पहलू अलग होता है, सामाजिक पहलू अलग होता है। इस प्रकार से कई सारे पहलू होते हैं, उनका अलग अलग क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये विभिन्न पहलू हैं। पहला क्या है, मानसिक विकास, मतलब मेंटल डेवलपमेंट। बालक का मानसिक विकास कैसा होना चाहिए, कहीं वो मंद बुद्धि बालक तो नहीं है, या विशिष्ट बुद्धि बालक है तो उसके साथ हम दूसरा व्यवहार करेंगे, सामान्य बुद्धि बालक है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार करेंगे, और मंद बुद्धि बालक है तो हम उसके साथ दूसरा व्यवहार करेंगे। सबको एक समान लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, शारीरिक विकास, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। बालक का जो शारीरिक विकास है, कहीं वो कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे उसको शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू आ जाता है, क्योंकि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कई सारे ऐसे साइको होते हैं जो लगातार किसी चीज़ में अगर उनका धुन सवार हो गई किसी चीज़ की, तो वो वही करते जाते हैं, चाहे मर्डर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो उसी में चले जाते हैं और इतने हद तक चले जाते हैं कि वो चीज़ें लोगों को देखने में, समाज को देखने में इतनी खराब लगती हैं और उससे दूसरों को हानि भी पहुंचती है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब वो अपने समाज में कैसा समायोजन बैठा पाएगा, लोगों से कैसे बातें चीतें करेगा, अपना संबंध कैसा रखेगा, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नैतिक विकास मतलब उसके बातचीत करने का तरीका क्या है, दूसरों का अदब कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, किसके सामने कैसी बातचीत करनी है, उसके बारे में भी डेवलपमेंट करना रहता है। सौंदर्यात्मक विकास मतलब ये हुआ कि वो देखने में कैसा है, ठीक है, उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, वो बातचीत कैसा करता है, एक सुंदर ढंग से करता है, या इसे जो मन में आ रहा है वो बक के चला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, आदि यहाँ पे लगा दिया, मतलब और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं यहाँ पे बता दी गई हैं। साथ ही साथ इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक के इन विकास संबंधित पहलुओं का अच्छी तरह से कैसे विकास हो। हम इसको पढ़ने के बाद ये भी ध्यान देते हैं कि जो ये सारे पहलू हैं बालक के, इनका हम अच्छी तरीके से कैसे डेवलपमेंट करें, इसका कैसे विकास करें, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट आपका आ जाता है थकान, रुचि एवं अरुचि का अध्ययन। बालक के अंतर्गत कब कितने समय पे थकान आ जाती है, कितना उसकी किसी चीज़ में रुचि है और कब उसकी रुचि हट जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी अध्ययन हम करते हैं। किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इस बात को जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक किस प्रकार भटकाव एक मिनट, थकावट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, तो क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इस बात को जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक किस प्रकार की थकावट अनुभव करने लगते हैं। मतलब वो किस प्रकार की मानसिक थकावट, शारीरिक थकावट, किस प्रकार की थकावट का वो अनुभव करते हैं, किस प्रकार उनकी थकावट को दूर की जा सकती है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। बालक को किस विषय के प्रति रुचि या अरुचि है, वो भी है तो क्यों है, क्यों हो जाती है, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से बालक में पढ़ने की प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें, टेक्निक, कौन से ऐसे मेथड अपनाएं जिससे बालक की रुचि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा झुक जाए। ठीक है, आदि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में थकान एवं रुचि के अध्ययन का विशेष महत्व है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान में थकान, ठीक है, और उसके बाद जो रुचि है, इंटरेस्ट है, इसका मुख्य विशेष महत्व देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां नंबर पॉइंट,
8वां नंबर पॉइंट यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट बताए गए हैं, तो भी हम ये 9 नंबर पॉइंट तक कवर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसको 3 पार्टों में बांटा गया। आप आ पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको बा नंबर पढ़ना होगा, फिर सा नंबर। सा नंबर बहुत छोटा है, तो बा और सा को एक में कर देंगे और इसको हम एक में कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 8वां नंबर पॉइंट क्या है। प्रेरणाओं एवं मूल प्रवृत्ति का अध्ययन। बालक किससे प्रेरणा ले रहा है, उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, इसके बारे में भी हमें क्या करना रहता है, अध्ययन करना रहता है। किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करना रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार को समझने के लिए प्रेरणाओं एवं मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन का बहुत ही महत्व है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें बालक के व्यवहार को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि वो किससे प्रेरणा ले रहा है और उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। इसका अध्ययन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका अध्ययन करने से यह पता चलता है कि किस प्रकार का व्यवहार बालक क्यों करता है। तो इसका अध्ययन करने से हमें एक चीज़ की जानकारी हो जाती है कि बालक जो है किस प्रकार का अध्ययन व्यवहार और क्यों करता है, इसका हमें जानकारी हो जाती है। ठीक है, इसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, मतलब उसके लिए उसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं यह भी जानना होता है, तथा यह आवश्यकताएं किस तरह से अच्छे ढंग से पूरी करनी चाहिए। मतलब हमें उसकी आवश्यकताएं किस प्रकार से अच्छे ढंग से पूरी करनी चाहिए, ये भी जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, 9वें नंबर पॉइंट देख लेते हैं, अपराधी बालकों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत आप मोटी मोटा जान लीजिए कि जो बालक होते हैं वो माता पिता की लापरवाही, शिक्षक की लापरवाही से क्या करने लगते हैं, छोटे मोटे अपराध करते हैं और धीरे धीरे उनका मन जो है बड़े अपराधों की तरफ झुकने लगता है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा क्या करने लगते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अपराध करने लगते हैं। ठीक है, अब आगे की क्लास आपकी कल होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।